तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बताइए, उज्ज्वला योजना तो आपने निकाल दी, आज 930 रुपए का सिलेंडर है। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, क्या सभी 930 वाला सिलेंडर यूज कर रही हैं? हाथ उठा के बताएं कौन कौन यूज कर रहा है, बताओ। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और आप कह रहे हो सब्सिडी किसके खाते में? मेरे घर पे तो सिलेंडर आता है, आज तक सब्सिडी नहीं आती। आपको मुफ्त मिला भैया गैस सिलेंडर वाले भैया सब्सिडी। और दूसरी बात, आप बात कर रहे हो किसानों के हित की। कल से 40 किलो यूरिया मिलने जा रही है, कल से 40 10 किलो यूरिया खा गए किसान भाइयों की। बोल भैया। गुजरात सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, दोषियों को बरी कर दिया था। कहा गया कि ये लोग बड़े चरित्रवान थे, बड़े अच्छे थे, फूल मालाओं से स्वागत हुआ। गुजरात का मामला था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सजा सुना दी। कहा जा रहा है कि 11 में से 9 दोषी फरार हो गए। अब सोचिए, टीवी अखबार वाला मुंह खोल रहा है कि नहीं, ये बताइए। और अगर ये नीतीश कुमार के राज्य से फरार हो गए होते तो, कहीं दलित पिछड़े आदिवासी कोई मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला लिया होता तो, ये मीडिया वाला क्या कर रहा होता? मीडिया मतलब मनुवादी मीडिया, मनुस्मृति वाला मीडिया। मैं इस देश के टीवी अखबार को इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मानता हूं। और सोचिए, ये आप समझ पाए या नहीं, लेकिन ये वीडियो देखा आपने, इस वीडियो को शुरू होने से पहले 50 सेकेंड का वीडियो जो देखा आपने, यही इस देश की सच्चाई है। सोचिए, बहुत हिम्मत चाहिए मुंह पर विरोध करने का। तो सोचिए, बीजेपी के एक यात्रा में किस तरह से एक आम आदमी ने सवाल पूछ लिया और उसके बाद बवाल कट गया। ये वो सवाल है जो इस देश का हर नागरिक सरकार से पूछना चाहता है। और माफ कीजिएगा, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, भारत सरकार होती है। भारत के हर नागरिक को सरकार से सवाल करने का संवैधानिक अधिकार है। और यही सवाल इस भाई ने किया। उसके बाद सोचिए, काटो तो खून नहीं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। मुझे नहीं पता ये कहाँ का वीडियो है, क्योंकि बैकग्राउंड में मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सोचिए, ये वो सवाल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, बीजेपी के 2 यात्राएं चल रही है। एक तो भगवान राम मंदिर में उद्घाटन का जो निमंत्रण भेजा जा रहा है, लोग कहा जा रहा है लाइव देखिएगा। और दूसरा ये विकसित यात्रा चल रहा है, उसमें सवाल पूछा गया कि किसानों के तो यूरिया के 40 किलो का खत्म हो गया। तो सोचिए, इस शख्स ने किस तरह से जो सवाल पूछा, उससे बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद हो गई और उससे माइक छीन ली गई। लेकिन क्या आप इन सवालों से सहमत हैं कि बिल्किस बानो के दोषी अगर किसी दूसरे राज्य से भाग जाते तो क्या होता? सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोचिए, इस एक वीडियो में वो सारे सवाल पूछे। डॉक्टर रितु लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। 125 दिनों से धरना दे रही थी, न्याय तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से धरने से उठा दिया। लेकिन लगातार पूरे देश में उनको समर्थन मिल रहा है। गुजरात और केंद्र सरकार ने मिलकर बिल्किस बानो केस के दरिंदों को रिहा किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 11 दोषी वापस जेल जाएं। अब 11 में से 9 दोषी दाहोद जिले के रणधिकपुर और सिगबट से लापता हो गए हैं। वाइब्रेंट गुजरात जारी है। ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अखिलेश यादव ने कहा है, किसी अरे गहरे से नहीं ले सकता न्योता। अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए शामिल निमंत्रण को कहा। और खड़गे और सोनिया गांधी सूत्र बता रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, उनका निजी फैसला है। और बीजेपी ने ट्वीट किया है कि बाबर ने सन 1956 में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी, जबकि मंदिर की मौत उससे पहले 1530 में हो चुकी थी। लगता है कि ये ट्वीट करने वाले ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एंटायर हिस्ट्री में पढ़ाई की है। सवाल उससे बड़ा है कि अगर एक जाति विशेष को ही लड़ने के लिए, एक जाति विशेष को ही पढ़ने के लिए और एक जाति विशेष को ही व्यापार करने के लिए और तमाम जातियों को, बाकी को मजदूरी करने के लिए न लगाया होता, अगर सबके हाथ में तलवार दिया होता तो भारत कभी गुलाम न होता। जो सम्राट अशोक का भारत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, जो घनानंद का भारत था, जो शिवाजी महाराज का भारत था, भारत कभी गुलाम न होता। जब तक मौर्यों की सरकार सत्ता रही, जब तक मगध का साम्राज्य चला, जब तक भारत में मनुवाद नहीं था, जातिवाद नहीं था, मनुस्मृति लागू नहीं थी, किसी की हैसियत नहीं कि भारत को गुलाम कर ले। जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। सब सोचिए, सिकंदर को सिंधु नदी पार करते हुए नहीं बना और मर गया। उसके सेनापति सेलुकस ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। वो था मौर्य वंश, वो था बुद्धमय भारत। भारत कब से गुलाम होना शुरू हुआ विदेशियों का, आप बताइए। तो कौन है भारत का असली वीर?
जब भारत में जातियां नहीं थी, भारत में सबको लड़ने और देश को बचाने का अधिकार था। तब था भारत जम्बू द्वीप, तब था भारत सम्राट अशोक, सिंध, कंधार, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं ना कि हम चाहते हैं अखंड भारत। तभी था अखंड भारत जब बुद्धमय भारत था, जब सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंबिसार था, और उसी भारत को शिवाजी महाराज बनाना चाहते थे, संभाजी महाराज और साहू जी महाराज बनाना चाहते थे, और उसी भारत को बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए बनाया, सरदार पटेल ने बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर उद्घाटन समारोह में, तो सोचिए भारत कब गुलाम होना शुरू हुआ, बताइए मुझे। विदेशियों ने कब भारत पर कब्जा किया और कौन था तब भारत में राजा? जिन लोगों ने जाति बनाई, जिन लोगों ने एक जाति बनाई पढ़ने वाली, एक जाति बनाई बिजनेस वाली, एक जाति बनाई लड़ने वाली, तभी से भारत गुलाम हुआ। जब भारत जातिवाद से, जब भारत में मनुवाद को व्यवस्था, जातिवाद और मनुस्मृति लागू हुई। सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC आरक्षण के वर्गीकरण की सुनवाई हेतु 7 जजों की वैधानिक बेंच बनी है। अब सोचिए SC ST OBC के जो आरक्षण है उसको भी ये लोग चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़े में तोड़ दे। जैसे बहुजन समाज को 4000 जातियों में तोड़ा, 7000 जातियों में हमारे संवैधानिक अधिकारों को तोड़ना चाहते हैं। इन बेंच में जजों की सामाजिक कंपोजिशन इस प्रकार: 1 खत्री, 1 पारसी, 2 कायस्थ, 3 ब्राह्मण। अब बताइए इसमें बहुजन समाज, SC ST OBC कोई जज ही नहीं है और ये फैसला करेंगे। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूँ, एक पत्रकार के तौर पे मैं वो खबरें आपके लिए लाता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, और ये खबरें ज़रूर देखिए। गोदी मीडिया की गजब बेइज्जती है। सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑडियो चला दिया गया चैनल पर, जिसमें वो कह रहे थे कि EVM से चुनाव कराना सही नहीं है। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया है, EVM वीवीपैट की मशीनों का शीशा ब्लैक कब से हुआ? 2017 से। पहले मोदी जी EVM और बैलेट पेपर के बारे में क्या कहते थे? आज क्या मोदी जी सरकार, भाजपा और इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर का पुरजोर विरोध कर रही है? और हाँ, सिर्फ और सिर्फ EVM से ही चुनाव कराना क्यों चाहते हैं? 2017 में वीवीपैट का कांच काला क्यों कर दिया गया? क्या घोटाला है भाई? प्रशांत भूषण ने भेजा है ये इसको। अगर चुनाव आयोग को प्रशांत भूषण की बातों से सहमति नहीं है तो जाके प्रशांत भूषण पर केस करे। ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए बीजेपी जब खुद सत्ता से बाहर थी 2005 में, 2009 में, तब वो EVM के खिलाफ थी। आज मैं कुछ लोगों के लड्डू खिलाऊंगा। सोचिए ये 2 शानदार वकील देखिए, इनका नाम है मयंक यादव और श्रेया यादव। इन दोनों ने केस जीता है। 2 करोड़ का नोटिस भेजा था मानहानि का। उसके बाद हाई कोर्ट से इन लोग, दिल्ली उच्च न्यायालय से इन लोगों ने केस जीता है और दोनों बहुजन वकीलों को शानदार बधाई। और सोचिए कि राम रहीम के पूरे कुनबे को ध्वस्त होना पड़ा। या तो EVM को बंद कराएंगे या फेल कराएंगे, जिससे लोगों को वोट की चोरी और लोगों के मन में जो शंका है वो ना हो। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने EVM को लेकर कहा है कि हम EVM के चुनाव को नहीं मानेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है और जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। तो EVM के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों को लगता है कि EVM किसी भी तरीके से भरोसेमंद नहीं है। 32 साल की उम्र में रणजी खेलने के लिए मध्य प्रदेश छोड़कर पुडुचेरी चले गए थे गौरव यादव। कहा, चंद्रकांत पंडित मुझे पसंद नहीं करते थे। इस देश में अब जातिवाद गाँव में नहीं है, ठेला रिक्शा चलाने, सब्जी बेचने में नहीं है। अब जातिवाद पावर सेंटर्स में है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स, बिजनेस। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं। इनको पता नहीं कि इनके आका ने राम मंदिर का ताला खोला था, रामायण महाभारत बनवाया था। और पहला मंदिर मस्जिद का मुद्दा भी जो है राजीव गांधी ने बनवाया था जब 412 सीट जीत के प्रधानमंत्री थे। और मान्यवर कांसी राम साहब ने मजबूर कर दिया था सड़क पर आने के लिए और कांग्रेस की सरकार चली गई थी। ये धर्म की राजनीति का सारा बीज कांग्रेस का बोया हुआ है। तो बीज बबूल का बोए हो तो आम कहाँ से पाओगे? आपको और आपके विद्वान वकीलों सर्वश्री मयंक यादव और श्रेया यादव को बधाई, जीत की बधाई। श्याम मीरा सिंह की इस जीत में इन 2 वकीलों का शानदार है। तो बहुजन समाज को 2 शानदार वकील मिले हैं, मयंक यादव, श्रेया यादव। अगर आपको भी कोई लीगल मदद लेनी हो तो इन लोगों से ज़रूर लें। फीस कम करवाने की गारंटी मैं दे सकता हूं कि मैं कुछ फीस, जो इनकी फीस है वो कम करा दूंगा। फीस देना तो पड़ेगा ना, इनका भी तो पेट है। तो 2 शानदार वकील इस देश को मिला है। बदायूं और पहले ही में राम रहीम के 2 करोड़ की मानहानि के मुकदमा को हरा दिया है। बदायूं में कार्रवाई न होने से आहत दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की है। ये यूपी की है। आप कल्पना कीजिए अगर ये घटना नीतीश के राज्य में होता तो मीडिया क्या कर देती। मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस देश के मनुवादी मीडिया सबसे बड़ा दोषी। और सोचिए सांड की क्या गलती है? किसी ने कह दिया होगा भाजपा सबके खाते में 15 लाख दे रही है।
यूपी से 2 खबर आई, एक जगह हॉस्पिटल में सांड घुस गया या एक जगह तो छत पे चढ़ गया। और अखिलेश यादव आजकल सांड की खबर में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, पता नहीं। और इस वीडियो को देखिए, इस आदमी के जज्बे को सलाम कीजिए। ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, 8 अक्टूबर 2013 सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी। आप अगर ईवीएम की आलोचना कर रहे हैं तो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बात कही है कि ईवीएम से 2013 में ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। तो क्या वीवीपैट लगाने के बाद भी सवाल उठ रहा है। और ये सुशांत सिन्हा है, सोचिए 2014 में ये नरेंद्र मोदी से पूछता था कि पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं, जब ये एनडीटीवी में था। और ये चैनल का मसला है, मालिक कौन है, संपादक कौन है। और राम भद्राचार्य पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा हमला बोला है, कहा है कि ये घोर जातिवादी कुंठित शख्स हैं और इनका इलाज जेल है। 22 जनवरी तक हम लोग इंतजार करेंगे, उसके बाद जहां मंदिर बन रहा है वहीं सरयू नदी के तट पर हम सब लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। 6800 सीटों को लेकर लगातार बहुजन समाज के लोग लखनऊ में धरने पर है। काश बहुजन समाज के नेता इनकी खबर लेते और इनके बारे में कुछ लिखते। और डॉक्टर रितु, देश भर के बहुजन समाज के लोग उनका लगातार समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई है, उनको आंदोलन से हटा दिया गया है। राम भक्ति पर किसी का कॉपीराइट नहीं, भगवान राम और हनुमान बीजेपी नेता नहीं है। उमा भारती, वो ओबीसी की महिला नेता जिनको किनारे कर दिया गया। सोचिए, विनय कटियार हो या उमा भारती हो, अब वो कहाँ है। और सुधीर चौधरी कहते थे, कब ये ट्वीट है, वो कहते थे कि 2010 में कहते थे सुधीर चौधरी, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि अयोध्या वालों को पढ़ाई लिखाई दवाई अस्पताल चाहिए। आज है हिम्मत, बोल के दिखा दे। तो भारत की जो पत्रकारिता है वो दरअसल पत्रकारिता नहीं है, वो दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ है। ये मनुवादी हैं, पत्रकार तो नहीं है, जो बहुजन समाज के हक अधिकारों के खिलाफ रहते हैं। मरीज को 3 घंटे दौड़ाते रहे, एम्बुलेंस में मौत। बलरामपुर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बीच चक्कर लगाते परिजन, डॉक्टर से लापरवाही का आरोप। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये घटना किसी ऐसे राज्य में होती जहां गैर बीजेपी की सरकार हो तो मीडिया क्या कर रही होती। उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता, और बहुजन समाज के लोग अपने ही नेता को, उनके ही नज़रों में वो बदनाम हो जाते। तो ये आज की बड़ी खबरें, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि ये खबरें आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं, या आप इस देश की मनुवादी मीडिया में सिर्फ तफरीह। एक नया ट्रेंड चला, मैं सोचा आपको बता दूं। मनुवादी मीडिया अब जानबूझकर अभी दलित समाज और पीछे बैकवर्ड तो नहीं, क्योंकि वो लोग तो खुल के बोलेंगे, कुछ ओबीसी चेहरे को एंकर बना रहे हैं और उन्हीं से ओबीसी नेताओं पर हमला करवा रहे हैं। चलिए, अच्छी शुरुआत है, देर सवेर ही सही। जब तक दलित पिछड़े आदिवासी ओबीसी किसान कम्युनिटी के लोग एंकर और रिपोर्टर न हो, चैनलों का बैकआउट जारी रखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।